बैठ जाइए, एक बार सेटल हो जाइएगा। हाँ, तो कल हमने मध्य प्रदेश के गठन के बारे में चर्चा की थी, ठीक। और गठन के बारे में चर्चा करने के दौरान जो आम रूप पे किताबों में हमें देखने को मिलता है कि सीधे पार्ट्स की श्रेणियों से ले आते हैं कि सर सेंट्रल प्रोविंस बरार या मध्य भारत या पार्ट सी, जैसे कि हमने विंध्य प्रदेश कहा था, लेकिन कभी भी इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ कि इन क्षेत्रों का निर्माण कैसे हुआ था। और कल उसी को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था मैंने कि हमने मध्य प्रदेश के गठन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक 1947 से पूर्व की कंडीशन, इसके बाद 1947 से लेकर 1956 तक की स्थिति, 56 से लेकर हमारे पास 2000 और 2000 से लेकर वर्तमान तक की कंडीशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब यहीं पर 1947 से पहले यानी आज़ादी से पहले की स्थिति के बारे में जो हमने बात की थी, जिसमें कि यहाँ पर चर्चा की गई थी कि ये क्या था, गोंडवाना वाला रीजन हुआ करता था। और गोंडवाना वाले रीजन में हमारे पास एक व्यक्ति थे, इनके राजा कौन थे, महाराजा महाराजा सिंह, जो गोंडों के राजा हुआ करते थे, या महाराजा गोंड जिन्हें कहा जाता था। उस समय पर मराठा शासन में एक पेशवा हुआ करते थे, राघोजी फर्स्ट। बात है वंस अपॉन अ टाइम इन एमपी 1740 यानी 1740। और राघोजी फर्स्ट ने क्या किया था, महाराजा सिंह पर हमला किया। और महाराजा सिंह पर हमला कर कर ये गोंडवाना वाले रीजन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जैसे ही गोंडवाना वाले रीजन पर कब्जा हुआ, क्या हुआ, पहली बार मराठाओं की मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई। और जैसा कि मराठाओं के बारे में मुगल शासकों ने कहा है कि ये तो चूहे के समान होते हैं, हर जगह बिल बनाने में फेमस होते है ना। तो इसी दौरान इन्होंने वही चीज देखने को मिली हमें एमपी में भी कि गोंडवाना पर कब्जा होने के बाद हमारे पास महाकौशल वाला रीजन, सागर वाला रीजन, सागर के अलावा अगर हम बात करें तो सर देवास वाला रीजन, निमाड़ वाला रीजन, इंदौर वाला क्षेत्र, ग्वालियर वाला क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों पर क्या कर लिया, मराठाओं ने धीरे 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 करके अपने पैर जमाने चालू कर दिए। जैसे देवास वाले रीजन में हमें देखने को मिलते हैं पवार, जिन्हें छोटे पांती का पवार और बड़ी पांती का पवार कहा जाता है ना। इंदौर वाले रीजन में होलकर देखने को मिलते हैं। सिंधिया रियासत जो देखने को मिलती है उसका इनिशियल में उज्जैन में स्थापित हुई थी, और उसके बाद वो आगे चलकर कहां पर पहुंची थी, सर ग्वालियर पहुंची थी, ठीक। तो इस तरीके से मराठाओं ने पूरे के पूरे, या फिर कहा जाए तो मध्य प्रदेश के लगभग 2/3 भाग को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इसी के बाद फिर इनका मैटर हुआ किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेजों के साथ मैटर होने के दौरान आंग्ल मराठा वॉर हुए। आंग्ल मराठा वॉर के दौरान हमारे पास क्या देखने को मिलता है, 1818 का समय, इसमें थर्ड आंग्ल मराठा वॉर हुआ। शाहजी भोंसले हमारे पास उस टाइम पर अप्पा जी देखने को मिलते हैं। और उनके समय पर क्या हुआ कि सर मराठा पूर्ण रूप से पराजित हो गए। जब मराठा पूर्ण रूप से पराजित हुए तो भाई साहब 1818 में एक ट्रीटी हुई, संधि हुई। और इस संधि के तहत क्या किया गया कि सर गोंडवाना वाला रीजन 1818 में अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया, है ना। गोंडवाना वाला क्षेत्र किसके कंट्रोल में आ गया, अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। जैसे ही ये अंग्रेजों के कंट्रोल में हमारे पास आया तो हम कहते हैं कि 1818 में पहली बार अंग्रेजों ने क्या किया था, मध्य प्रदेश में एंट्री ली थी, ठीक। अब इसी के साथ हमने कहा था कि इंदौर, ग्वालियर इत्यादि क्षेत्रों से भी क्या किया गया सर, उस टाइम पर संधियां स्थापित की गई, जिसे मैंने क्या कहा था, हमारे पास सहायक संधि। और इस सहायक संधि के तहत ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, इस पूरे क्षेत्र का एक नाम दे दिया, क्या बोला गया, CIA, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। और इसके तहत क्या हो गया, इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टेब्लिश हो गया, अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। यहां पर एक रेजिडेंट को अपॉइंट किया गया, और उस रेजिडेंट का नाम क्या था,
आर हैमिल्टन। एक यही इनडायरेक्ट कंट्रोल वाला रीजन जो CIA वाला रीजन है, आगे चलकर इसी रीजन को हमने पार्ट बी में शामिल किया और इसका नाम क्या पड़ा? मध्य भारत पड़ा। तो यही रीजन हमारे पास आगे चलकर क्या कहलाया? पार्ट बी कहलाया, और जिसे हम मध्य भारत के नाम से जानते हैं। इसी रीजन में, मध्य भारत वाले में या पार्ट बी वाले में या CIA वाला का कुछ हिस्सा जो ये हमें देखने को मिलता है, ये हिस्सा हमने किस में रखा? पार्ट सी में रखा, और जिसे क्या नाम दिया गया? विंध्य प्रदेश नाम दिया गया। तो इस तरीके से 1818 के बाद जो CIA बना था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन हुआ था, उसमें से ही आज़ादी के बाद हमने पार्ट बी और पार्ट सी का गठन किया था। ठीक, अब बात आती है इस पर इनडायरेक्ट कंट्रोल वाले रीजन के बाद डायरेक्ट जहां पर अंग्रेजों ने इंटरफेयर किया है ना। अब यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि 1818 के बाद अंग्रेज धीरे धीरे वही काम करते हैं, कैटरपिलर की तरह। कैटरपिलर जानते हो? हाँ, एक कीड़ा होता है जो पत्तों पे लग जाता है और साइडों से पत्तों को खाना चालू कर देता है, इल्ली कहते हैं जैसे, है ना। तो अंग्रेज वही कैटरपिलर की तरह वर्क करते हैं, और कैटरपिलर की तरह वर्क करके धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, है ना। अब यहीं पर हमें देखने को मिलता है 1853 का समय, लॉर्ड डलहौजी चचा जान आए, है ना। बड़ा ही प्यारा, देखने में बड़ा भोला लगता था डलहौजी। उसको देख के मुझे लगता था कि उसके लिए एक गाना बनाया मैंने, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती। लेकिन भाई साहब बाद में उसको देखने के बाद, उसके कामों को देखने के बाद बोला मैंने, दूर खड़ा घुर्राए, है ना। तो वो उसी तरीके का लगता था उसकी पर्सनालिटी। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए, हड़प नीति का सिद्धांत लेकर आए। और हड़प नीति के सिद्धांत के तहत उस टाइम के शासक जो निसंतान हुआ करते थे, संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण उनसे इस क्षेत्र को छीन लिया। छीनने के बाद 1853 के बाद 1854 में ही क्या किया गया सर? इसको सर 1854 में इस क्षेत्र पर डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित कर लिया गया। अब डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित हो गया तो इसमें हमारे पास कौन कौन से रीजन आए सर? महाकौशल वाला रीजन आया, ठीक। महाकौशल के अलावा हमारे पास सागर वाला रीजन आया, है ना। नर्मदा क्षेत्र वाला रीजन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर नागपुर वाला रीजन हमें देखने को मिलता है, और इस जगह पर जो आज वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ वाला रीजन देखने को मिलता है। इस तरीके से 1854 में आकर इस क्षेत्र पर क्या हो गया? अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। जब अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ तो भाई साहब अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भारत की संपत्ति का दोहन करना, है ना। वो यहाँ पर बिल्कुल किसी भी तरीके से विकास के लिए नहीं आए थे, वो पूर्ण रूप से भारत को लूटने के लिए आए थे। और अगर कोई ये बोलता है ना कि अंग्रेजों ने विकास किया है या विकास करने आए थे, बोल देना कि नहीं बेटा, इतिहास एक बार दोबारा पढ़ो। उन्होंने जो भी काम किए हैं वो केवल और केवल ब्रिटेन और उनके फायदे के लिए किए हैं, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ गया कि वो जानते नहीं थे कि भारतीय जुगाड़ू होते हैं, और भारतीयों ने उस जुगाड़ लगाकर उनकी उन्हीं फैसिलिटीज का यूज करके खुद को डेवलप किया, और उन्हीं की उन फैसिलिटीज को लेकर उन्हीं को भगा दिया यहाँ से, ठीक। तो एक तरीके से वो नेगेटिव इंपैक्ट, जैसे बायोलॉजी के फील्ड में या मेडिसिन के फील्ड में कहा जाता है कि एवरी मेडिसिन डज नॉट इफेक्ट विदाउट साइड इफेक्ट। कोई भी दवाई तब तक असर नहीं करती है जब तक कि वो अपना साइड इफेक्ट नहीं दिखाती। तो बस वही था कि उन्होंने अपने लिए किया था, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हो गया कि हमारे यहाँ पर इतनी ऑर्गेनाइजेशंस और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए थे, ठीक। तो 1854 में इस पर कंट्रोल किया, लेकिन जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तब 1857 में क्या हो गया? विद्रोह हो गया, जिसमें सागर वाला रीजन, नर्मदा क्षेत्र वाला रीजन, विदर्भ वाला रीजन, जिसे नागपुर भी हम कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाला रीजन, यहाँ पर किसानों ने विद्रोह कर दिया।
और इसी किसान विद्रोह के कारण अंग्रेजों के हाथ से सत्ता जाती जाती बच गई। अंग्रेजों ने बोला अरे मोरी मैया क्या किया जाए। तब 1861-62 में आकर उनने अपना तरीका बदला और तरीका बदलते हुए इस क्षेत्र को क्या कर दिया, कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया, कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया। और इसका नाम क्या रखा, सेंट्रल प्रोविंस नाम रखा, सीपी नाम रखा, है ना। और सेंट्रल प्रोविंस नाम रखकर इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर स्टेब्लिश कर दिया गया। इस तरीके से ये जो पार्ट जो सीपी हमें देखने को मिलता है, आगे चल के इसमें बरार भी ऐड होगा, इस तरीके से इसका हेडक्वार्टर नागपुर बना और फलस्वरूप नागपुर में सारी फैसिलिटीज का डेवलपमेंट। फिर बात आती है 1903 की। 1903 में जो हमारे पास हैदराबाद के निजाम साहब थे, क्या नाम था निजाम साहब का, हाँ नाम इतना प्यारा है कि नाम भूलना नहीं चाहिए, क्या नाम था, महबूब अली। और 1903 में महबूब अली से नीचे वाला हिस्सा जो उनका बीजापुर गोलकुंडा वाले हिस्से का भाग हुआ करता था, बरार क्षेत्र, अंग्रेजों ने लीज पर ले लिया 1903 में। और 1903 से लेकर 1921 तक अंग्रेजों ने अपनी वही पॉलिसी अपनाई और पॉलिसी अपनाते हुए इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर 1921-22 में आकर अंग्रेजों ने बरार क्षेत्र पर भी पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया। और जब बरार क्षेत्र पर पूर्ण रूप से कंट्रोल किया तो सर आगे चलकर इसे कमिश्नरी क्षेत्र के अलावा इसको गवर्नर के अंडर में दे दिया गया और इसे गवर्नर क्षेत्र कहा जाने लगा। गवर्नर क्षेत्र के बाद 1935 का अधिनियम आया जिसमें उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई और 1937 में इस अधिनियम के तहत चुनाव हुए थे। लेकिन इसके बीच में एक साल बचता है 1936 का, और 1936 में ही जब बरार वाले क्षेत्र पर पूरी तरीके से अपना प्रशासनिक तंत्र अंग्रेज व्यवस्थित कर चुके थे या फिर विकसित कर चुके थे, तो उसी दौरान इस बरार वाले रीजन को इस सीपी में यानी सेंट्रल प्रोविंस में जोड़ दिया गया और 1936 में ये रीजन हमारे पास क्या कहलाया, सीपी बरार कहलाया। और आगे चलकर 1947 के समय पर इसी सीपी बरार को किस में रखा गया, पार्ट ए में रखा गया। ये है कहानी पार्टों के गठन की, है ना, कि कैसे ये क्षेत्र बने और इन क्षेत्रों के बनने के बाद कैसे फिर हमारे पास आगे चलकर पार्टों में कौन कौन से क्षेत्रों को रखा गया। यहां तक कोई समस्या, पक्का एक बार में समझ में आ गया है? या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं या तुम्हारे ऊपर से जा रहा है ऊपर से जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो लिख लो फिर, है ना, मुझे पता है, लिख लो। एक बार में तो भगवान को भी समझ में नहीं आता, तुम्हें क्या है। हाँ लिख लो फिर इस चीज को। मध्य प्रदेश का गठन। कुछ लोग नए हैं यहां पर, पहली क्लास है। हाँ, मध्य प्रदेश का गठन, है ना। मध्य प्रदेश के गठन में पहली हेडिंग डालिए 1947 से पूर्व की स्थिति। 1947 से पूर्व की स्थिति, पूर्व की स्थिति। हाँ हाँ, 1947 से पूर्व की स्थिति। देखना इसमें पहला पॉइंट, 1740 के समय, 1740 के समय मराठा पेशवा, मराठा पेशवा राघोजी फर्स्ट राघोजी फर्स्ट ने
गोंडवाना पर आक्रमण किया और वहां के शासक महाराजा सिंह को हराया को हराया दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें। अब जब हराया है तो इतना तो अंडरस्टैंड है ना कि मराठा का गोंडवाना पे कब्जा हो गया है ना। दूसरा पॉइंट लिखना 1818 तक 1818 तक मराठाओं ने महाकौशल सागर नर्मदा क्षेत्र उज्जैन इंदौर व ग्वालियर पर अधिकार किया। नेक्स्ट पॉइंट 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आंग्ल मराठा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा पेशवा अप्पाजी भोंसले की हार हुई। और उन्हें गोंडवाना वाला क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट 1818 में ग्वालियर के सिंधिया के साथ हुई संधि के तहत सागर नर्मदा या इसे नर्मदा सागर नर्मदा क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। सागर नर्मदा क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया।
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 1853 में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। अच्छा, इस हड़प नीति को और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले हों तो उसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, है ना। या फिर कई बार एग्जामिनर ये सोचता है कि नहीं, ये क्वेश्चन तो गलत ही कराना है बच्चों, तो वो ना तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देगा, ना ही हड़प नीति देगा, लिख देगा व्यपगत सिद्धांत। तो हड़प नीति को ही क्या कहा जाता है, व्यपगत सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, मतलब वही है कि चीजों को कंट्रोल में करना या उन्हें छीनना। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत राघोजी तृतीय, राघोजी तृतीय कोष्टक में लिख लेना निसंतान, निसंतान, कोई भी संतान नहीं थी, है ना। निसंतान के क्षेत्रों पर, के क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1854 में, 1854 में ग्वालियर, इंदौर, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड, और बघेलखंड को मिलाकर EIA, EIA बनाया। अच्छा, CIA के पीछे कोष्टक में लिख लेना सेंट्रल इंडिया एजेंसी, EIA बनाया तथा एक रेजिडेंट आर हैमिल्टन, आर हैमिल्टन की नियुक्ति की। कहां से, EIA बनाया तथा एक रेजिडेंट, रेजिडेंट आर हैमिल्टन की, आर हैमिल्टन की नियुक्ति की, नियुक्ति की। ठीक, अब ये जो लिखा है ना, इसकी कोई मुझे बताएगा कि ये जो CIA सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनाई है, राजधानी कहाँ बनाई होगी। नागपुर। अच्छा, मुझे ये बताओ, इंदौर, ग्वालियर, बुंदेलखंड और बघेलखंड में नागपुर आ रहा है। ग्वालियर बनाई थी, लिख लेना इसकी राजधानी, हाँ, इसकी राजधानी, हाँ, इसकी राजधानी इंदौर बनाई,
आप लोगों को तुक्का लगाना भी सिखाना पड़ेगा। इसकी राजधानी इंदौर बनाई। ठीक। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अगला पॉइंट, 1857 में 1857 में गोंडवाना गोंडवाना महाकौशल महाकौशल नागपुर विदर्भ 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 छत्तीसगढ़ नर्मदा व सागर क्षेत्रों में विद्रोह हुआ व सागर क्षेत्रों में विद्रोह हुआ जिसके कारण अंग्रेजों ने अपनी नीति बदली अपनी नीति बदली। नेक्स्ट पॉइंट, 2 नवंबर 1861 2 नवंबर 1861। डेट याद नहीं रहे कोई समस्या नहीं है, ईयर को जरूर ध्यान रख लेना। 2 नवंबर 1861 को अंग्रेजों ने इसे कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किया। इसे कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किया और प्रत्यक्ष नियंत्रण किया और प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। लिखना मुख्यालय मुख्यालय नागपुर। इसी में ठीक है, नीचे मुख्यालय नागपुर है ना। मुख्य 4 क्षेत्र मुख्य 4 क्षेत्र और इन 4 क्षेत्रों के नाम इस तरीके से लिख लेना। पहला लिखना नागपुर ऑब्लिक विदर्भ। नागपुर ऑब्लिक ऑब्लिक ऐसे लगाते ऑब्लिक विदर्भ। दूसरा लिखना महाकौशल महाकौशल। तीसरा है नर्मदा क्षेत्र और चौथा है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 1864 में 1864 में इस क्षेत्र यानी कि ये जो डायरेक्ट कंट्रोल वाला है, इस क्षेत्र में निमाड़ को भी शामिल कर लिया। निमाड़ 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 में कितने जिले आते हैं प्रदेश के?
हाँ, एक और कौन सा है, बड़वानी। ठीक। पहले यहाँ पर निमाड़ क्षेत्र था। बाद में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब यहाँ पर दो जिले बने, एक खरगोन बना और दूसरा खंडवा बना, है ना। और आगे चलकर इसी में से फिर क्या हुआ, खरगोन से अलग करके हमने बड़वानी बनाया है और खंडवा से अलग करके बुरहानपुर बनाया है। तो इन निमाड़ क्षेत्र में चार जिले आ जाते हैं, है ना। क्या किया गया, निमाड़ क्षेत्र को शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 1903 में, 1903 में हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम महबूब अली, हैदराबाद के निजाम महबूब अली से परार क्षेत्र, परार, परार क्षेत्र क्या किया, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, हाँ 25 लाख, है ना, प्रति वर्ष किराया, प्रति वर्ष किराया, किराया देकर लीज पर लिया, लीज, हाँ हाँ, रेंट पे लिया, भाड़े पे लिया, लीज पर लिया, है ना। हाँ, अभी भी बहुत होते, आप लोगों को संभवतः नहीं लगते होंगे बहुत, मुझे तो अभी भी बहुत लगते हैं। चलिए, तो 25 लाख प्रति वर्ष किराए पर क्या लिया, लीज पर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1921 में, 1921 में सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, टीपी लिख लो, टीपी लिख लो, है ना, हिंदी में पूरा लिख दूं, चलो। सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र को, क्षेत्र को गवर्नर क्षेत्र घोषित किया, गवर्नर क्षेत्र घोषित किया। तथा 1936 में, तथा 1936 में अंग्रेजों ने इसमें, अंग्रेजों ने इसमें परार क्षेत्र को मिला दिया, परार क्षेत्र को मिला दिया। और इसका नाम टीपी बरार पड़ा, इसका नाम टीपी बरार पड़ा। ठीक, बस इतनी सी कहानी थी, है ना।
1947 तक की स्थिति थी। अरे किसने कहा बैग पैक करना? हाँ, बड़ी जल्दी रहती है जाने की। चलिए, अब हम देखते हैं कि 1947 के बाद 1956 तक की कंडीशन क्या क्या रही है। तो 1947 से 1956 तक की स्थिति में अगर हम बात करें, तो जैसे कि ये वाला रीजन, ये पूरा क्षेत्र हमारे पास क्या कहला रहा है? टीपी बरार क्षेत्र कहला रहा है। ठीक, यहां पर क्या है? बुंदेलखंड है ना। ये वाला क्षेत्र हमारे पास बघेलखंड है। ठीक, ये वाला एरिया इंदौर हमें देखने को मिलता है, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ग्वालियर। ठीक, अब इस कंडीशन में जब ऐसी स्थिति आई, 1947 में भारत आजाद हुआ। 1947 में भारत आजाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह मंत्री बने, और उनके ऊपर जवाबदारी थी कि भारत की सभी 565 रियासतों को भारत में विलय करना या मर्ज करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल भले ही गृह मंत्री थे, लेकिन मंत्री भी बिना सचिव के, सेक्रेटरी के कुछ नहीं कर पाता है ना। आज भले ही हमारे पास इतने महान महान व्यक्ति हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आईएएस ऑफिसर्स की या आईपीएस की जरूरत पड़ती है ना। बेटा मेरी सुन लो, फीस दे के मेरी सुनने आते हो, है ना। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सर अपने सचिव, क्योंकि ये प्रश्न आता है कई बार कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो सचिव थे उनका नाम था वीपी मेनन। वीपी मेनन, वेलप्पा पेंगुनी मेनन पूरा नाम था इनका। ठीक, अब वीपी मेनन और सरदार पटेल ने मिलकर योजना बनाई। योजना बनाने के दौरान प्रयास किया गया कि सारी की सारी 565 रियासतों को किसमें शामिल किया जाए? भारत संघ में शामिल किया जाए। इन 565 रियासतों में से मध्य प्रदेश की पहली रियासत जो थी बुंदेलखंड, जो किसमें शामिल हुई थी? भारत संघ में शामिल हुई थी। बाद में बाकी रियासतों को भी शामिल किया गया, लेकिन प्रश्न आता है कि प्रदेश की पहली रियासत कौन सी थी? तो बुंदेलखंड थी। यहां पर बुंदेलों का शासन हुआ करता था, राष्ट्रवादी सोच के धनी। तो क्या किया? बुंदेलखंड में पहली रियासत भारत संघ में शामिल हो गई। अब इसी दौरान अगर हम बात करें तो कुछ कंडीशंस बदलती हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहां पर 1947 के समय का थोड़ा सा भारत देखते हैं हम। इस जगह पर एक जगह है जिसका नाम है हैदराबाद, है ना। यहां पर एक रियासत है भोपाल, यहां पर एक है जूनागढ़, और इस जगह पर हमें देखने को मिलता है कश्मीर। ठीक, हैदराबाद के जो निजाम थे, इनके निजाम, जिनका नाम था उस्मान अली, उस्मान अली, जूनागढ़ में उस टाइम पर नवाब हुआ करते थे, और इनका नाम था महावत खान। ठीक, भोपाल में भी क्या थे? नवाब थे, क्या नाम था? हमीदुल्ला खान। और कश्मीर में कौन थे? राजा थे हरि सिंह। ये कंडीशन थी उस टाइम की पूरी, है ना। भारत की मैक्सिमम रियासतें भारत संघ में शामिल हो गई, लेकिन ये 4 रियासतें ऐसी रहीं जिन्होंने भारत संघ में शामिल होने में बहुत नाटक की। ठीक, अब इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात के थे। अगर आप किसी बाहर वाले को समझाओगे, अपने गली मोहल्ले वाले को या रिश्तेदारी नातेदारी में किसी को समझाओगे कि यार बच्चे को थोड़ा सा संभालो, और पता पड़े घर में तुम्हारा बच्चा ही नाटक कर रहा हो, तो तुम समझा पाओगे या तुम्हारी बातें उतनी इफेक्टिव होंगी? नहीं होंगी। सरदार पटेल कहाँ के थे? गुजरात के।
और जूनागढ़ कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। तो अब वो भोपाल को, हैदराबाद को या हरि सिंह को समझाएं तो तीनों क्या बोलेंगे? घर को संभालो पहले, है ना। तो इसी दौरान सबसे पहले जूनागढ़ रियासत को शामिल करने का सरदार पटेल के जरिए प्रयास किया गया। यहां पर महावत खान साहब से बोला गया, ट्रिटी ऑफ एनेक्सेशन यानी संधि का विलय पत्र कहलाता है वो, और संधि के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए उन पर प्रेशर डाला गया। यहां मैटर क्या था? यहां पर मुद्दा हमें देखने को मिलता है कि जो जनता है वो हिंदू थी और शासक कैसा था साहब? मुस्लिम था। और भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। ठीक, शासक बोल रहा मेरी रियासत, मैं मुसलमान, और मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान, तो मैं और मेरी रियासत जाएगी पाकिस्तान। जनता बोली ना बाबू ना। हाँ, जनता ने मना कर दिया, नहीं हम तो हिंदू है ना, और जब हम हिंदू हैं तो इस दौरान हम कहाँ रहेंगे? हम भारत में रहेंगे। और जनता ने क्या चलाया? एक आंदोलन चला जिसे कहते हैं, उस टाइम पे भारत के हर राज्य में चला था, प्रजामंडल आंदोलन, है ना। जैसे मध्य प्रदेश में जो चला था, आगे चलकर वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बने, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के नेतृत्व में भोपाल में प्रजामंडल आंदोलन चला था, है ना। तो हर जगह पर, राजस्थान में भी चला है, तो यहां पर भी वो आंदोलन हुआ और जनता ने लेटर लिखकर कहां भेजा? पटेल साहब के पास भेजा। पटेल साहब ने बोला कि डियर महावत खान, हमने कुछ सुना है। महावत खान ने बोला कि सुना है तो ठीक है, अपने तक रखो, यहां बोलने की जरूरत नहीं है। तब इस जगह पर क्या किया गया? बोला यहां पर आकर सरकार के जरिए, सेना के जरिए रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह कराया गया, यानी वोटिंग कराई गई एक तरीके से। और जनता हिंदू थी तो इस आधार पर उसने भारत के पक्ष में वोट डाले। भारत के पक्ष में वोट डाले तो भाई साहब इस आधार पर भारत सरकार को यह अधिकार मिल गया कि इस क्षेत्र का मैक्सिमम जो जनता है वो भारत के साथ जाना चाहती है। नवाब साहब अगर भारत के साथ रहना चाहते तो रहें, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर वर्ग हर समुदाय के व्यक्ति को यहाँ उचित स्थान मिलेगा, और अगर वो पाकिस्तान जाना चाहते तो जाए। ठीक, और यहां से दिल्ली से सेनाओं को भेज दिया गया जूनागढ़ पर कब्जा करने के लिए। अब जैसे ही महावत खां को यह संदेश मिला कि जूनागढ़ पर कब्जा करने के लिए सेना आ रही है, महावत खां प्रकृति प्रेमी था, बहुत बड़ा प्रकृति प्रेमी था, है ना। कहते हैं कि लगभग इसके पास, मतलब कि प्रकृति प्रेमी में ये बहुत बड़ा डॉग लवर था, कुत्तों को पालने का शौकीन था। नाम से ही क्लियर है, महावत है, हाथी को पालता है, तो इन्हें कुत्ते को ही हाथी समझ लिया, है ना। तो क्या किया? कुत्तों को पालने का शौकीन था। और एक कह सकते हैं, एक कहानी बहुत प्रचलित है कि इन्होंने अपने स्टेट में जो इनके सबसे फेवरेट डॉग और विच थे उनकी आपस में शादी कराई थी, और उस दिन नेशनल हॉलीडे घोषित किया था। समझ रहे हो? हाँ, इतने बड़े कुत्ता प्रेमी थे, है ना। तो महावत खां साहब जब देखा कि सेनाएं आ रही हैं, तो आनन फानन में अपने सारे के सारे संपत्ति को, कुत्तों को प्लेन में लेकर कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। और भारत सरकार ने क्या कर लिया? जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहां पर एक और मजेदार बात है कि इनका कुत्ता प्रेम अब झलकेगा कि भाई साहब सारे के सारे कुत्तों को तो ले गए, लेकिन बेगम साहिबा को ले जाना भूल गए। सोच रहे हो कितने बड़े कुत्ता प्रेमी थे, है ना। वास्तव में बाद में भारत सरकार ने बाकायदा उनकी शरीके हयात यानी कि उनकी पत्नी को ससम्मान उनके पास भेजा था, और इस तरीके से किसके बाद? जूनागढ़ पर कब्जा हो गया। अब मैटर आता है किसका? हैदराबाद का, है ना। हैदराबाद पर बोला, यहां पर इनके दीवान साहब को बुलाया। दीवान साहब को बुलाकर बोला कि देखिए, आपके यहां पर तो जनता हिंदू भी है और मुस्लिम भी है,
दोनों है, संख्या लगभग बराबर थी, है ना। और इस दौरान कायदे से आपको प्रैक्टिकली अगर फिजिकल नॉलेज थोड़ी बहुत होगी तो आप प्रैक्टिकल फॉर्म में कहाँ नहीं जा सकते, पाकिस्तान नहीं जा सकते। ना तो पूर्वी में शामिल हो सकते हो, ना ही पश्चिमी में शामिल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि हैदराबाद मैंने यहां पर बता दिया, लेकिन ये इतना बड़ा एरिया उस टाइम पर हैदराबाद हुआ करता था। हाँ, अब क्या इतने बड़े एरिया को आप पाकिस्तान में शामिल होगे तो पॉसिबल है कल को पाकिस्तान बोलेगा कि बीच में से सड़क दो, है। और बाई चांस उस टाइम पे हम सड़क दे भी देते तो उनके वाहन आहन इत्यादि आते, वैसे भी जब नहीं आने देते तब तो उनके बम गिर जाते हैं इंडिया में, और जब आने देते तो एक हाथ बोलते चाइना का माल था सरक गया, हम क्या करें, अपना तो एरिया ही साफ हो जाता। ठीक, तो यहां पर क्या किया गया, उस्मान अली साहब से बोला गया कि आप भारत में शामिल होइए। जब उनके दिमाग में ये बात गई कि यार यहां पर जनसंख्या हमारे पास हिंदू और मुस्लिम दोनों है, तो इस आधार पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ साठगांठ की, और पाकिस्तान के साथ साठगांठ करके अपने यहां पर एक संगठन की स्थापना करवाई जिसका नाम था रजाकार। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, बॉलीवुड में मूवी बनी है रजाकार, है ना, देखना कभी, उस टाइम की कंडीशन समझ में आएगी आप। एक संगठन का निर्माण करवाया रजाकार, जिसका उद्देश्य यही था कि हैदराबाद रियासत के समस्त इस्लाम के अलावा वाले धर्मों को इस्लाम स्वीकार करवाया जाए, और यदि वो इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं तो उनकी हत्या कर दी। और बाकायदा इस तरीके से क्या किया जाने लगा, नरसंहार हैदराबाद में किया जाने लगा। जब ये बात किसके पास पहुंची, पटेल साहब के पास पहुंची। पटेल साहब ने बोला हम नहीं खेल रहे ऐसे, है ना। और पटेल साहब ने क्या किया, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीन ओर से हैदराबाद के ऊपर सेनाओं से हमला करवाया। जब तीन ओर से सेनाओं से हमला करवाया तो उस्मान अली को पाकिस्तान ने सजेशन दिया कि तुम ऐसा करो, कहां जाओ, यूएनओ चले जाओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अंग्रेज अपने एक्ट के तहत बोलकर गए हैं कि आप आज़ाद रहना चाहो तो आज़ाद रह सकते हो, और अगर आप किसी संघ में शामिल होना चाहो तो हो, नहीं तो स्वतंत्र रहो, ये आपका अधिकार है। और उस्मान अली कहाँ चले गए, यूएनओ चले गए। यूएनओ से कॉल आया, हे मिस्टर वल्लभ भाई, व्हाट आर यू डूइंग, बोला नथिंग, बोला यू आर क्रिएटेड अ सिविल वॉर इन इंडिया, बोला हु टोल्ड यू दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस, तो बोला कि आप भारत में गृह युद्ध करवा रहे हो, बोला नहीं, ये बेवकूफी जैसी हरकतें कौन कर रहा है, ऐसा नहीं है। बोला कि हैदराबाद में ऐसी स्थिति जा रही है, बोला नहीं, हैदराबाद की जो हमारे पास नरसंहार हो रहा है केवल उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, सिविल वॉर करवाने की हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। तब उस्मान अली और सरदार पटेल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे कहा जाता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, है ना, यथा स्थिति समझौता। और इसके तहत कहा गया कि ना तो पटेल साहब हैदराबाद में एंट्री लेंगे और ना ही निजाम साहब कहीं किसी संघ में अभी हाल फिलहाल शामिल होंगे जब तक कि यहाँ की कंडीशन नहीं सुधरती है। तो पटेल साहब ने बोला नो टेंशन, अपने को मौका मिल गया, चलो कश्मीर, है ना, कश्मीर पर फोकस किया। कश्मीर एक तरीके से भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में। राजा हरि सिंह की अलग ही सोच, बोला हम भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मीडिएटर के फॉर्म में रहेंगे, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी डायलॉग्स होंगे यानी बातचीत होगी वो सब मेरे जरिए होगी, है ना, यानी मैं दोनों को कंट्रोल करूंगा। राजा था, राजा जैसी सोच, ऑब्वियसली बात है, अपन लोग तो घर पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना, वो दो देश को कंट्रोल करने की सोच रहे थे। ठीक, और इसी के कारण क्या देखने को मिलता है कि सर जिन्ना साहब और पटेल साहब दोनों से उन्होंने क्या किया, वार्तालाप बनाए रखा। वीपी मेनन कई बार हरि सिंह जी के पास गए,
लेकिन हरी सिंह जी ने कभी तबीयत खराब, कभी पेट में दर्द का बहाना बनाकर उनसे मिलने से मना कर दी। ठीक है, हम प्रयास कर रहे थे, नेहरू जी से बात की कि यार शामिल करें या स्वतंत्र रहने दें। नेहरू जी बोले कि यार तुमने अपना घर का मैटर सुलझा लिया। नेहरू जी कश्मीरी ब्राह्मण थे, बोला कि यार मेरी किरकिरी मत करवाओ तुम। हाँ, और इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के जो थे वो इम्पेशेंस हो गए, यानी कि उन्होंने धीरज खो दिया और धीरज खोकर यहां पर अपनी सेनाओं को डिप्लॉय कर दिया। जैसे ही सेनाओं को डिप्लॉय किया तो हरी सिंह साहब ने आनन फानन में कॉल लगाया, है ना, पटेल साहब को कि साहब प्लीज हेल्प मी, है ना। लेकिन पटेल साहब ने तुरंत बोला कि सेनाएं भेजनी चाहिए। पर यहां पर हमारे जो पहले गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के, कौन थे? मुन्ना ना, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने बोल दिया कि आप मदद कर रहे हो, किस अधिकार से कर रहे हैं? कश्मीर अभी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, आप उसके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तब तुरंत वीपी मेनन साहब से बोला कि आप ऐसा करो, ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन लेकर जाओ, यानी कि संधि का विलय पत्र लेकर जाओ या विलय का संधि पत्र लेकर जाओ और हरी सिंह साहब से साइन करवाओ। वीपी मेनन साहब ऐसी विपरीत कंडीशन में कश्मीर पहुंचे और कश्मीर पहुंचने के बाद उस पर साइन करवाया। तब जाकर हमारी सेनाएं कहां पहुंची? कश्मीर पहुंची। इसमें हमारे जो पहले आर्मी चीफ थे, भारत के पहले आर्मी चीफ का नाम क्या है? जनरल करियप्पा, है ना। जनरल करियप्पा साहब ने बोला था कि मुझे मात्र 48 घंटे दे दो, तुम कश्मीर की क्या बात करते हो, बलूचिस्तान पे भी कब्जा कर, है ना। लेकिन उस समय पर थोड़ा सा नेहरू जी ने, ये हालांकि गलती है, गलती स्वीकार करनी चाहिए कि नेहरू जी ने उस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस से काम नहीं किया और यूएनओ में मुद्दा उठा दिया। और तब तक क्या हुआ था कि सर हमारा आधे कश्मीर पर, आधा नहीं, हालांकि अभी 2/3 पार्ट हमारे पास है, 1/3 पार्ट पाकिस्तान के पास है, 1/3 पार्ट पर क्या कर लिया था? कब्जा कश्मीर ने, वो पाकिस्तान ने कर लिया था। अब मान लीजिए दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो एक न्यूट्रल आदमी क्या बोलेगा? बोला भाई यार छोड़ो यार, जैसा है वैसा छोड़ के यहीं से वापस लौट जाओ, यही कहते हैं ना। क्यों ने भी वही किया, तो बिल्ली की लड़ाई में बंदर छीका मार गया, है ना। और इस तरीके से क्या हुआ कि सर सीज फायर कराया गया और सीज फायर करा के उसी स्थिति को आज तक के लिए हमें देखने को मिलती है। और इस तरीके से कुछ कश्मीर आज भारत में, और हमारे पास जो देखने को मिलता है मुजफ्फरापुर का इत्यादि का एरिया, वो कहाँ पर देखने को मिलता है? हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक इस तरीके से कश्मीर पर हमारे पास क्या हुआ है? कब्जा हुआ है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं? कल भोपाल की कहानी देखेंगे नवाब साहब की।